बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से खास कवरेज के साथ, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने आज संगम में साधु संतों के साथ डुबकी लगाई। मंत्र उच्चारण के साथ अमित शाह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई और साथ ही उसके बाद उन्होंने परिवार के साथ गंगा तट पर विशेष पूजा अर्चना भी की। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्र उच्चारण के बीच गंगा आचमन भी कराया। अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह भी परिवार के साथ मौजूद रहे। कुंभ स्नान के बाद अमित शाह ने अक्षय वट के भी दर्शन किए। इससे पहले आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई थी और अब आने वाली 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान करेंगे। तो इस वक्त 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह साधु संतों के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा तट पर विशेष पूजा अर्चना भी की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने गंगा तट पर पूजा अर्चना की। संगम में डुबकी लगाने के बाद और पूजा अर्चना करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अक्षय वट के दर्शन के लिए भी पहुंचे। तो तीनों तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला किया है। खड़गे ने कहा कि मोदी शाह जो है जिस तरह से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं इनको मिलेगा, लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। योगी जी, आपने यूपी को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का संकल्प लिया है। कब तक ये हो पाएगा? कोई कहता है 2027 आपने बोला, या 2030। एक तो ये कि कब तक होगा और 2029 की हम लोगों ने एक टाइमलाइन तय की है कि 2029 तक यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और उसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमने पिछले 7-8 वर्ष के दौरान 3 से 3.5 वर्ष कोविड महामारी के बावजूद अपनी इकोनॉमी के दोगुना से अधिक करने में सफलता प्राप्त की है और मेरा ये मानना है कि हम लोग 2029 में इसको अचीव करें। तो योगी आदित्यनाथ का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर CNBC आवाज पर। चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को आज से लागू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आवास में CM पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। इस दौरान धामी ने UCC के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। आपको बता दें, ये पोर्टल आम जनता के लिए खोला जा चुका है। धामी ने कहा कि 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को आज पूरा किया गया है। UCC किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जो है सभी को समान अधिकार देना है, ना कि किसी खास वर्ग को टारगेट करना। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र में 15 गारंटियों का ऐलान किया है। इसमें अगले 5 सालों में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, सरकारी और निजी अस्पताल में बुजुर्गों के फ्री इलाज की भी गारंटी दी गई है। पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे और हर घर 24 घंटे पीने का साफ पानी दिया जाएगा। ये वादा अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र में किया है। वहीं यमुना को साफ करने का भी वादा किया गया है। जाति कार्ड खेलते हुए केजरीवाल ने दलित समाज के बच्चों की विदेश में पढ़ाई का वादा किया है। इसके अलावा छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट दी जाने की भी बात कही गई है। दिल्ली में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। किराएदारों के लिए अलग से बिजली का मीटर लगाया जाएगा और साथ ही आधुनिक सीवर सिस्टम के निर्माण के साथ साथ नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने आपके घोषणा पत्र में ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। साथ ही ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का बीमा और उनके बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा सभी RWA को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए मासिक राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये भी वादा किया गया है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जितनी भी गारंटियां मैनिफेस्टो में शामिल की हैं वो हिसाब लगाकर ही की हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। संजीवनी योजना से फायदा होगा, पानी के गलत बिल माफ होंगे, किराएदारों का बिजली पानी का फिल, कितना सारा फायदा है। दिल्ली विकास करेगी, दिल्ली आगे बढ़ेगी, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को खुशी होगी। तो अच्छा बटन दबाना, सही बटन दबाना। तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के सीएम हाउस का एक नया वीडियो जारी किया है। आपको बता दें, ये जो वीडियो जारी किया गया है, इस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। बीजेपी ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया है और साथ ही साथ ये लिखा है कि ये है महाठग अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल का एक्सक्लूसिव वीडियो। इस वीडियो को अमित शाह ने भी रीट्वीट किया है और साथ ही साथ ये लिखा है कि सरकारी बंगला नहीं लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 51 करोड़ का शीश महल बनवाया। यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी की तरफ से जो वहां पर मौजूदा सामान है उसकी रेट लिस्ट को भी जारी किया गया है। इसमें टीवी, सोफा, रसोई के सामान से लेकर सेंसर और रिमोट से चलने वाले उपकरणों की कीमत बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने आज अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली की। इस मेगा शो में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल हुए। ये कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में आयोजित किया गया। रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आज की एक और अहम खबर आपको बता दें, वक्फ बिल में बदलावों को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अंतिम बैठक में सभी 44 संशोधन पर चर्चा की गई। इसमें एनडीए सांसदों के 14 सुझावों को मंजूरी दी जा चुकी है। विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और साथ ही जगदम्बिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। अब आपको बताते हैं बाजार का पूरा हाल। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। आज के बाजार में सेंसेक्स, निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 824 पॉइंट गिरकर 75,366 पर और निफ्टी 263 पॉइंट गिरकर 22,829 पर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली रही। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 4% के करीब फिसलकर बंद हुआ।
सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। बजट में आईबीसी से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है, जिससे ग्रुप कंपनियों के बीच जो विवाद है उसे जल्द निपटारा हो सके। इस तरफ ये बड़ा कदम वित्त मंत्री अपने बजट में उठा सकती हैं। इस खबर की पूरी डिटेल्स जानते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह से आईबीसी से जुड़े नियमों में बदलाव करने की पहल की जा सकती है आने वाले बजट में? बिल्कुल, देखिए, दिवालिया कानून यानी कि आईबीसी कोड के तहत जल्द ही ग्रुप इंसॉल्वेंसी के नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बार बजट में ग्रुप इंसॉल्वेंसी का ऐलान किया जा सकता है, जिसके जरिए जितनी भी ग्रुप कंपनियां होती हैं उनके रिजोल्यूशन में तेजी लाई जा सकेगी। दरअसल अभी तक जो ग्रुप कंपनियां होती हैं उनके रिजोल्यूशन में काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर कई सारी मल्टीपल कंपनियां होती हैं, लिहाजा उनका जो मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोल अलग अलग होता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स शेयर्ड होते हैं, और एक कंपनी के डिफॉल्ट करने पर उसका क्रॉस इफेक्ट दूसरी कंपनियों पर पड़ता है। लिहाजा इसकी वजह से एक पूरी कॉम्प्लेक्स स्थिति पैदा होती है, जिससे उसके रिजोल्यूशन में काफी देर लगती है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले ग्रुप कंपनीज का रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, वीडियोकॉन, अम्बाली जैसी कंपनियां थी, लिहाजा इसमें काफी वक्त लग गया। इसीलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस ग्रुप इंसॉल्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि नए नॉर्म्स के तहत इनके रिजोल्यूशन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि जो एसेट्स का वैल्यू इरोजन होता है इससे रुक सकेगा, क्योंकि जितनी जल्दी रिजोल्यूशन होगा जो क्रेडिटर्स को एसेट्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल पर जो रिजोल्यूशन की प्रक्रिया चलती है उसमें टाइमलाइंस अलग अलग होती हैं, लिहाजा जो आईबीसी के तहत तय समय सीमा है उसके तहत इसका निपटारा हो सकेगा। जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस ग्रुप इंसॉल्वेंसी के नॉर्म्स को इस बार बजट सेशन में या अगले इसके मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बजट में अब बस एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है और सीएनबीसी आवाज पर लगातार हम बता रहे हैं कि जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। तो इसी कड़ी में आज जानेंगे गोल्डमैन सैक्स की बजट उम्मीदें, और ये बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, बताएं क्या उम्मीद है गोल्डमैन सैक्स को आने वाले बजट से? सारे के सारे ब्रोकरेजेस ऑन एन कंसेंसस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है FY 26 के लिए वो 4.5% के नीचे रह सकता है। जहाँ तक कि गोल्डमैन का सवाल है, उनको लगता है 4.4% के आसपास आपको FY 26 का फिस्कल डेफिसिट लेवल आता हुआ नज़र पड़ेगा। और अगर हम ओवरऑल बात करें, जो केपेक्स ग्रोथ है इस साल वो लगभग 13% के आसपास रहनी चाहिए। तो 4.4% या 4.5% के आसपास का फिस्कल डेफिसिट टारगेट और लगभग 13-14% का केपेक्स टारगेट जो है सरकार का, ये ब्रॉडली सारे ब्रोकरेजेस का कंसेंसस व्यू है। हालांकि गोल्डमैन का मानना ये है कि सरकार का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा होना चाहिए इस बजट पे, क्योंकि जॉब क्रिएशन की एक बड़ी विंडो वहाँ मिल सकती है, चाहे वो PLI स्कीम्स हो, चाहे वो प्रमोशन स्कीम्स हो, सभी तर्ज पे शायद आपको एक बड़ा माहौल बनाती हुई दिखे सरकार इस बजट के माध्यम से। इसके अलावा जो MSMEs हैं इनको भी सपोर्ट करने की फिर से एक बार आन पड़ी है, क्योंकि ओवरऑल हमने देखा है कि जो मिडिल क्लास है इसको MSMEs के ज़रिए भी एक बेनिफिट कराया जा सकता है। तो MSMEs के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं या जो लोन स्कीम्स हैं इसको सरकार फिर से एक बार बढ़ावा दे सकती है, यहाँ आवंटन बढ़ सकता है। इसके अलावा रूरल हाउसिंग पे सरकार का बड़ा फोकस रहा है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेके सीमेंट सेक्टर से लेके काफ़ी सारे सेक्टर्स को बेनिफिट करता है, तो रूरल हाउसिंग शायद एक बार इस बजट में एक बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसा गोल्डमैन का मानना है। और वेलफेयर ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, रूरल स्पेंडिंग है, इस बजट में शायद यहाँ फोकस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो नौकरियों के अलावा शायद ग्रामीण इलाके एक फोकस एरिया है जो सरकार इस टाइम बड़ा कर सकती है बजट में। दिसंबर की रिपोर्ट में गोल्डमैन ने कहा ही था कि 27,000 का निफ्टी का उनको टारगेट दिखता है। तो शायद अगर बजट में एक ग्रोथ की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो शायद गोल्डमैन सैक्स यहाँ फिर से एक बार इंडिया पे बुलिश होता हुआ नजर पड़ सकता है। जी, शुक्रिया यतिन गोल्डमैन सैक्स की बजट से जुड़ी विश लिस्ट दर्शकों को बताने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम की, मेरा बजट मेरी आवाज, और आपको सुनाते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विशेस। सबसे पहले तो हमें लगता है कि बजट में कुछ ऐसा प्रावधान हो जिससे योग और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हो। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य और संगीत के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान जरूर बने। दूसरी चीज हमें लगती है सैलरीड क्लास शुड गेट सम बेनिफिट, क्योंकि उनके पास सेविंग्स के ऑप्शंस कम होते हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड इंक्रीज। तीसरा, आई थिंक लिमिट ऑफ ATC शुड बी इंक्रीज्ड।
जिससे सभी को लाभ मिलेगा और सेविंग्स के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। चौथा, आई स्ट्रांगली फील दैट इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 10 लाख। इससे हमारे मिडिल क्लास इनकम ग्रुप को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जिससे एक बहुत बड़ा तबका 10 लाख तक की इनकम को शो करेगा और जो मनी का सर्कुलेशन है वो हमारा इंक्रीज हो। भारत का रिन्यूएबल सेक्टर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे खड़ा हुआ है। इसके चलते आने वाला बजट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो अनाउंसमेंट्स करी हैं, जैसे कि पीएम सूर्य घर योजना एंड पीएलआई, जिसके अंदर 6 लाख के ऊपर घरों के ऊपर सोलर लगाया गया है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। एज अ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार भी पीएलआई के ऊपर कोई टिप्पणी करेगी और भारत की जो निर्भरता है बाहरी देशों पे, स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को लेके, उसकी तरफ सरकार ध्यान देगी। अगर सरकार ऐसे कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करती है तो निश्चित तौर से सरकार का जो 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, वो उससे पहले ही पॉसिबल हो जाएगा। हम लाइक एनी अदर मैन्युफैक्चरर सरकार की आने वाली नीतियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सेबी चेयरमैन की नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय ने विज्ञापन जारी किया है, जिसके तहत 17 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। तो इस बड़ी खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण रॉय। बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन के तहत साफ तौर से कहा गया है कि 17 फरवरी तक आपको आवेदन देना है अगर आप सेबी चेयरमैन पद के लिए एलिजिबल हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो 17 फरवरी आवेदन करने की आखिरी तारीख है और 28 फरवरी को, यानी ठीक 10 दिन बाद या 11 दिन कह लें, सेबी चेयरपर्सन जो मौजूदा माधवीपुरी बुच हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये सिर्फ 10 दिन का फासला है आवेदन देने के बाद उनकी स्क्रूटनी करना, उनकी छटनी करना, फिर नए सेबी चेयरपर्सन की नियुक्ति करना। तो इसमें पहली बात तो इस चीज़ को साफ कर दूं कि नियुक्ति करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि ये जो आवेदन आए हैं उस आवेदन को पहले FSRASC होता है, जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी होती है। वो सर्च कमेटी सारे आवेदनों की जांच करेगी। जांच करने के बाद अपनी सिफारिश भेजेगी सरकार के पास। अब वो सिफारिश जरूरी नहीं कि जो आवेदन किए हैं उन्हीं का नाम आप उन्हीं में से चुन करके आपको सिफारिश भेजना है। जो लोग आवेदन किए हैं अगर वो बहुत फिट नहीं देख रहे हैं, इसके अलावा कोई और नाम इस सर्च कमेटी को दिखता है ज़्यादा बेहतर है, तो उस आवेदन करने वालों से इतर हट के उस नाम की भी सिफारिश सर्च कमेटी कर देगी। और सर्च कमेटी एक बार सिफारिश कर देगी तो फिर अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी इस पर अंतिम मुहर लगाएगी। 2-3 नामों में से कोई एक नाम सेलेक्ट करेगी कि ये नाम हम सेबी चेयरपर्सन के लिए नियुक्त करते हैं। तो इन सारी प्रक्रिया में क्या 10 दिन में हो पाएगा? व्यवहारिक तौर पर देखें तो 10 दिन में इसकी संभावना कम है। तो लेकिन जो तारीख है वो आपको बता दिया। अब सवाल उठता है कि इसमें सबकी दिलचस्पी ये होगी कौन बनेगा अगला सेबी चेयरपर्सन। तो लंबे समय के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, इस बात की संभावना इस विज्ञापन को देख के लगाई जा सकती है। अब अगला कौन बनेगा, इसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी बता दूं, जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारे IAS ऑफिसर हैं जो कि केंद्र सरकार में अभी काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ एक वित्त मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों की नज़रें सेबी चेयरपर्सन पद पर है। उनमें से कई लोग सेबी चेयरपर्सन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ऐसा मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और उनकी दावेदारी मजबूत इसलिए होगी, सूत्र ये कह रहे हैं कि सरकार का एक बड़ा तबका ये मानता है कि सेबी चेयरपर्सन का पोस्ट जो है नॉन IAS की बजाय IAS के हाथों में जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस तबके का अगर दबदबा चला तो फिर से IAS के हाथों में सेबी चेयरपर्सन का पोस्ट यहाँ पे जा सकता है। इसमें जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि माधवीपुरी बुच नॉन IAS थी सेबी चेयरपर्सन, लेकिन उससे पहले का इतिहास देखें। अजय त्यागी आप देखें वो भी IAS थे, UK सिन्हा IAS थे, CB भावे IAS थे, M दामोदरन IAS थे। इससे पहले इस पोस्ट को आमतौर पे IAS ही संभालते आए हैं, इसलिए इस बात की अटकलें भी तेज हो गई हैं। चीन का बनाया हुआ डीप सीक लार्ज लैंग्वेज मॉडल अब चैट GPT और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो चीन का डीप सीक क्यों है चर्चा में, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा।
लॉन्च होने के 17 दिन के अंदर ही चीन का LLM AI मॉडल DeepSeek चर्चा के अंदर है और ये गूगल के जेमिनी और OpenAI के ChatGPT को भी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों ये चर्चा के अंदर है और क्यों लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दरअसल इसकी इनपुट लागत काफी कम है दूसरों AI मॉडल्स के मुकाबले। अगर मैं इसकी इनपुट लागत की बात करूं तो इसकी 0.55 पर टोकन इनपुट लागत आती है, लेकिन जब OpenAI की हम बात कर रहे हैं तो करीबन उसकी पर इनपुट टोकन $15 के आसपास लागत आती है। तो यही वजह है कि ये जो कंपनीज हैं या रिसर्चर्स हैं या डेवलपर्स हैं उनको ये काफी पसंद आ रहा है। जो चीन है उसने ये दावा किया इसको बनाने के लिए करीब $6 बिलियन का खर्च हुआ, जबकि OpenAI को बनाने के लिए $1 बिलियन का खर्च करना पड़ा था। और कई मामलों में ये OpenAI से काफी बेहतर आउटपुट भी दे रहा है। कोडिंग जो इसमें की जा रही है तो इसका आउटपुट OpenAI से ज्यादा बेहतर मिल रहा है। तो यही वजह है कि लोग इसको हाथों हाथ पसंद कर रहे हैं। अमेरिका में आईफोन में डाउनलोड किए जाने वाले में टॉप सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑलरेडी बन चुका है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला है उनका कहना है कि हमको चीन के इस DeepSeek मॉडल को गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले दिनों में किस तरह से काम करेगा और किस तरह से दूसरे OpenAI और ChatGPT को टक्कर देगा वो देखना होगा, लेकिन इसने आते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेईई की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खबर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेईई की तैयारी करवाने वाला जाना माना इंस्टीट्यूट FIITJEE विवाद के केंद्र में है। पिछले कुछ दिनों में FIITJEE के कई ब्रांचेस पर ताला लटक गया, वो भी अचानक। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर रोहन सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 62 के FIITJEE सेंटर में हूं, जिसे FIITJEE टावर भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। सुबह से ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर ये जो सेंटर है ये खुलेगा कब। पिछले बुधवार से FIITJEE के जो तमाम सेंटर्स है दिल्ली NCR या बाकी जगहों पे भी है, वो उन पर ताला लगा हुआ है। उन पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है उसमें, और स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने कोचिंग सेंटर आते हैं तो उन्हें यहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। इसमें हम आपको ये भी बता दें कि FIITJEE की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पूरी गलती है वो उनके मैनेजिंग पार्टनर्स की है। इस मामले में FIR भी हुई है, केस भी हुआ है, लेकिन नुकसान छात्रों का सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि जो जानकारी हमें मिली है, यहाँ का पूरा स्टाफ जो है वो चला गया है। इसके पड़ोस में एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है आकाश, और यहाँ जो फैकल्टी है वो वहाँ पढ़ा रही है। जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मैसेज आ रहे हैं कि वो फीस एडजस्ट कर देंगे अगर छात्र वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल छात्रों के भविष्य को लेकर उठ रहा है। रोहन सिंह ने FIITJEE के कुछ स्टूडेंट से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बताओ, तुम्हें कब पता चला कि जो सेंटर है वो बंद हो रहा है? सेंटर बंद होने के जस्ट एक दिन पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया था कि हमारे सेंटर्स अब बंद हो रहे हैं, क्लासेस शिफ्ट होंगे आकाश में। उससे एक दो दिन पहले एक और मैसेज आया था कि थिंग्स आर रनिंग स्मूथली, देयर इज नो कंसर्न। तो उससे हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली थी कि सेंटर्स बंद नहीं होंगे, बट शायद एक आधा साल से इनका पहले भी कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हो रखी है, तो उसको लेके एक पॉइंट आ गया जहाँ सारे टीचर्स ने कलेक्टिवली रिजाइन कर दिया और सेंटर पे अब स्टाफ ही नहीं था, तो हमारे जाने का से फायदा नहीं हुआ। तो अभी हम अनऑफिशियली आकाश में पढ़ रहे हैं। अभी तक तो नहीं ली है, अभी वो डिसाइड करे कितना एक्स्ट्रा फीस लेंगे, लेकिन हाँ लेंगे एक्स्ट्रा फीस, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। आई थिंक सो वो कह रहे कि 25 से 50 हजार होगी। अच्छा, 25 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेंगे अगर आप आकाश में जाते हो। कंफर्म नहीं है। ये बताओ, तैयारी का समय है, हाँ। जब तुम्हारा पता चलता है कि कोचिंग सेंटर बंद हो गया है, नए कोचिंग सेंटर में जाना है, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? पता तो है, मतलब आपको मेंटली रहता है कि मतलब क्या होएगा आगे। पता चला वहाँ के टीचर छोड़ के चली गई, क्योंकि अभी सब कुछ वर्बली हो रहा है। वहाँ के टीचर छोड़ के चली गई, फिर आपका क्या हुआ 12th में, क्योंकि 12th बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, इसमें आपको जेईई मेन की तैयारी करनी है। अभी तो बस हमारे वहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं, अभी वो लोग बात कर देंगे क्या फीस हमसे लेंगे। FIITJEE ने भी स्टेटमेंट डाला है कि वो लोग क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं, तो जैसा हमारे यहाँ पे पेरेंट्स सोचेंगे हम लोग वही अटेंड करेंगे। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं और अब वो एक कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। रोहन सिंह ने कुछ पेरेंट्स से बात की है, आइए सुनते हैं।
एक स्टेटमेंट जो मीडिया में सर्कुलेट किया गया है कि वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट इट इन अ रीजनेबल टाइम, ये फार्स है, ये झूठ है और ये पेरेंट और बच्चों के साथ, दोनों के ही साथ धोखा है। एक जो बात हमें लोगों से पता चल रही है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट है, जो आपने भी कहा, वहां से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हम एडजस्ट कर लेंगे, फीस कुछ एक्स्ट्रा 25-50 हजार रुपया देंगे। क्या यहाँ पे किसी को ऐसे मैसेजेस आए हैं? यस, हम सभी को आए हैं ऐसे मैसेजेस और यही सब देख के हमें लग रहा है कि ये कुछ नेक्सस है बिटवीन टीचर्स और मे बी मैनेजमेंट, वी डोंट नो। तो वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसी बिना पे हमने एफआईआर भी दर्ज की है पिछले शुक्रवार को। एक्चुअली देखा जाए तो फिटजी का जो फीस स्ट्रक्चर है इट इज ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम द अदर्स। फिर भी हम लोगों ने सीइंग द रेपुटेशन ऑफ फिटजी प्रोसेस, उसके ऊपर ट्रस्ट करके हमने अपना बच्चे को यहाँ डाला है। ठीक है, मेरा बच्चा भी 10th का एग्जाम दे रहा है, 11th का क्लास शुरू होगा। बीच में सैटरडे तक एक मैसेज आता था जो हम आपको बोर्ड के तैयारी के लिए बच्चे को हेल्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कराएंगे। सो ट्रायल क्लासेस चालू हो गया। सडनली ट्यूसडे सब कुछ बंद हो जाता है। सो ये तो बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लगता है और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है फिटजी की तरफ से। सर, ये प्री प्लान भी हो सकता है, इसको कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आप कांटेक्ट कर रहे हैं। कोई 2 लाख रुपए बोल रहा है, कोई 1.5 लाख बोल रहा है, कोई 50,000 रुपए बोल रहा है। मतलब इट इज एब्सोल्यूट एक्सटॉर्शन, क्योंकि उनको पता है कि अब 11th का बच्चा 12th में जाने वाला है, वो एग्जाम दे की तैयारी दे। तो फिटजी सेंटर्स के अचानक बंद होने के पीछे क्या है पूरी कहानी और क्या अब कोचिंग के लिए रेगुलेटर बनाना है जरूरी? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। 2024 साल बुमराह के लिए शानदार रहा। बुमराह ने इस साल 13 टेस्ट मैचों में 14.92 की औसत से 71 विकेट झटके और इस अवार्ड के लिए इंग्लैंड के जो रूट, हैरी ब्रूक और श्रीलंका के मेंडिस नॉमिनेटेड थे, जिन्हें पछाड़कर बुमराह ने इस अवार्ड को अपने नाम किया है। बुमराह से पहले राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, आर अश्विन और विराट कोहली को भी यह सम्मान मिल चुका है। साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को आईसीसी ने साल 2024 के लिए वनडे की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर यानी वनडे विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया है। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को साल 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए ये बड़ा सम्मान मिला है। साल 2024 में मंधाना ने 13 वनडे में 747 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। वनडे में दुनिया भर में रन बनाने के मामले में भी महिला क्रिकेटरों के बीच जो मंधाना है वो शीर्ष पर रही हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।